बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के नर्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया BS नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर केमियो की इंपॉर्टेंट स्लाइड, और आज हमारा लेक्चर है माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर 6 पार्ट नंबर 3 पर। जी हाँ, हमने पहले इसके पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2 विद इंपॉर्टेंट MCQs एक्सप्लेन किए हुए तकरीबन 29 तक का स्लाइड तक हमने विद MCQ स्लाइड पढ़े थे, और आज हमारा लेक्चर है पार्ट नंबर 3 का, और इसमें हम तकरीबन सारे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं स्लाइड नंबर 29 से। तो वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट कर लेते हैं स्लाइड नंबर 29 से लेकर लास्ट तक। तो हमारे पास ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस है। उससे पहले कि हम ड्रॉपलेट प्रिकॉशन को स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं स्लाइड नंबर 19 तक। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ आइसोलेशन में हमने कॉन्टैक्ट आइसोलेशन को डिटेल में पढ़ा। अभी हम ड्रॉपलेट आइसोलेशन को पढ़ने वाले हैं, और हमारे पास लास्ट स्लाइड का पोर्शन होगा रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं ड्रॉपलेट आइसोलेशन स्लाइड नंबर 29 से। तो हमारे पास है ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट MCQs नोट कर ले कि विच टेक्निक इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमन मेथड यूज्ड टू आइसोलेट और सेपरेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी। वो कौन सा मेथड है जो मोस्ट इफेक्टिव और कॉमन मेथड यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेशन के लिए या सेपरेट करने के लिए? तो वो हमारे पास है STREAK स्ट्राइक प्लेट टेक्निक। ये थ्रेड लाइक स्टिक होते हैं जिसकी वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करते हैं किसी भी मीडियम से। और पिछले स्लाइड में मैंने आप लोगों के साथ एक और भी दो MCQs डिस्कस किए थे, वो भी अपने साथ लिख ले कि वो कौन सी टेक्निक है जिसकी वजह से हम एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को सेपरेट करते हैं। तो वो हमारे पास है क्राउडेड प्लेट टेक्निक। और दूसरा ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को किस टेक्निक से सेपरेट करते हैं? तो वो हमारे पास है ऑक्जेनोग्राफिक टेक्निक। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन अकर व्हेन द ड्रॉपलेट कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन प्राइमरी ड्यूरिंग कपिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग। तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन कब होता है? ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का मतलब है कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के इन्फेक्टेड ड्रॉप्स, यानी वो ड्रॉप जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जब वो ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे पर्सन में, तो वो ज़रिया बन सकता है किसी भी इन्फेक्शन का। और ये कब होता है? जब पेशेंट कपिंग करता है या स्नीजिंग करता है, या ड्यूरिंग टॉकिंग जब बोलता है। और ड्यूरिंग प्रोसीजर विच जनरेट द सेक्रेशन, सक्शनिंग, ब्रोंकोस्कोपी एटसेट्रा, या किसी भी प्रोसीजर के दौरान, फॉर एग्जांपल सक्शनिंग प्रोसेस हम कब करते हैं? जब कोई पार्टिकल्स अंदर हमारे लंग्स में जाता है, या जब कोई फ्लूइड हमारे लंग्स में जाते हैं, तो फिर हम सक्शनिंग प्रोसेस करते हैं। और या इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी हम लंग्स को देखने के लिए जब इंस्ट्रूमेंट अंदर डालते हैं तो उसको हम ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं, और ये डॉक्टर करते हैं ये टेक्निक। तो इस दौरान भी बैक्टीरिया ड्रॉप की शक्ल में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। Are propelled a short distance and deposited on the susceptible host eye, nose और mouth। ड्यूरिंग प्रोसीजर ये ड्रॉप्स किसी भी पेशेंट के नोज़ और मुंह, माउथ और आइज़ के ज़रिए अंदर जा सकते हैं और इन्फेक्शन को काज कर सकते हैं। These droplets are relatively large and do not remain susceptible in the air। ये ड्रॉप्स नॉर्मली इन्फेक्टेड जो ड्रॉप्स होते हैं नॉर्मली लार्ज होते हैं, तो इसलिए ये जल्दी ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाते हैं, और ये हवा में नॉर्मली ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफ़र इजीली नहीं हो सकते। देयरफॉर नेगेटिव प्रेशर रूम्स आर नॉट नेसेसरी। तो इसलिए नेगेटिव प्रेशर रूम्स की ज़रूरत नहीं होती। नेगेटिव प्रेशर रूम्स का यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया गया, इसका क्या मतलब है? ये हमारे पास वो आइसोलेटेड रूम है जहाँ पर एयर प्रेशर को कम किया जाता है, ताकि किसी भी थ्रू वेंटिलेशन प्रोसेस बाहर का एयर अंदर आ सके, और अंदर का एयर जो होता है वो कंटामिनेटेड एयर बाहर जा सके। तो ये हमारे पास लो प्रेशर रूम होता है, इसे हम नेगेटिव प्रेशर रूम कहते हैं। ये हमारे पास वही रिकमेंडेशन है जो हमने पिछले कॉन्टैक्ट आइसोलेशन में पढ़ा, और आगे इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी आइसोलेशन में भी पढ़ने वाली है। तो ये कौन कौन से रिकमेंडेशन है फॉर द ड्रॉपलेट प्रिकॉशन? प्लेस द पेशेंट इन अ सिंगल रूम। जब भी कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के साथ पेशेंट हो तो उसको सिंगल रूम में रखा जाता है। वॉश द हैंड थ्रोली बिफोर एंटरिंग एंड आफ्टर द एग्जिटिंग रूम। अपने हाथों का धोना होता है बिफोर एंटरिंग द रूम एंड आफ्टर द एग्जिटिंग रूम। रूम में अंदर जाने से पहले और रूम से बाहर आने के बाद। पुट ऑन द आइसोलेशन मास्क बिफोर एंटरिंग द पेशेंट रूम। पेशेंट रूम में अंदर जाने से पहले आपने मास्क पहना हो। पेशेंट में नॉट द लीव द रूम except for the essential test or procedure।
दैट कैन नॉट बी परफॉर्म इन द आइसोलेशन रूम। तो जब भी किसी टेस्ट या प्रोसीजर की ज़रूरत हो, अगर वो रूम में परफॉर्म नहीं किया जा सकता तो उसके लिए बाहर पेशेंट आ सकता है, लेकिन उसके बगैर किसी ज़रूरत के अपने पेशेंट को बाहर नहीं निकालने आने देना। द पेशेंट शुड बी वियर इन आइसोलेशन मास्क व्हेन आउट ऑफ द रूम। अगर कोई पेशेंट टेस्ट और प्रोसीजर के लिए बाहर आता है तो उसने ज़रूर मास्क पहना हो। Consult with infection prevention practitioner if this is not possible due to the patient age or developmental age। अगर किसी पेशेंट की एज कम है या अगर वो साइकोलॉजिकल थोड़ा सा वीक है तो उसको आप थ्रू साइन के ज़रिए भी समझा सकते हैं, इमेज की शक्ल में भी समझा सकते हैं कि इन चीज़ों को टच नहीं करना है या अपने इस तरह ख्याल रखना है। तो फिर प्रैक्टिशनर दूसरे टेक्निक को अप्लाई करते हैं अगर पेशेंट एज और कॉग्निटिव लेवल उसका वीक हो। इन्फेक्शन दैट रिक्वायर द ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, तो वो कौन कौन से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जिसे हम ड्रॉपलेट प्रिकॉशन करनी चाहिए। तो पहले नंबर पर आता है इन्फ्लुएंज़ा और फ्लू, ज़ुकाम जो होता है, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, उसके लिए प्रिकॉशन ज़रूरी है। इसके अलावा पर्ट्यूसिस जिसे हम वो भी कब भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ अ वूफिंग कप। तो हमारे पास ये पर्ट्यूसिस हाईली कपिंग रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और बॉर्डेला पर्ट्यूसिस से काज होता है। और तीसरे नंबर पर आता है मम्स हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड इन्फेक्शन है, ये हमारे पास मम्स वायरस से काज होता है और ये हमारे पास ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। रिस्पायरेटरी इलनेस सच एज दोज काज बाय द कोरोना वायरस इन्फेक्शन, इसके अलावा दूसरे रिस्पायरेटरी इलनेस में भी इन्फेक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस से जो काज होते हैं तो वो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, उसे भी ड्रॉपलेट प्रिकॉशन की बहुत ज़रूरत होती है। आगे हमारे पास ये डायग्राम है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, जिसमें क्लीन हैंड्स आते हैं, हैंड वॉशिंग, गाउन्स, मास्क प्लस आई प्रोटेक्शन और ग्लव्स। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में आते हैं ड्रॉपलेट प्लस कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। एयरबोर्न कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन आर यूज्ड टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ द वेरिसेला। तो ये वेरिसेला हमारे पास वेरिसेला जोस्टर वायरसेस है जिसे हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं, और इसके अलावा डिसेमिनेटेड हर्बीज जोस्टर और लोकलाइज जोस्टर वीक इम्यून सिस्टम वाले पेशेंट पर अटैक करते हैं ये वायरस, और ये वायरस हमारे पास एयरबोर्न होते हैं, यानी कि एयर में इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं दूसरे पेशेंट में। तो इसके लिए रिकमेंडेशन हमें क्या करने, कौन कौन से प्रिकॉशन अप्लाई करनी चाहिए। नेगेटिव प्रेशर और सिंगल रूम, तो ये हमारे पास नेगेटिव प्रेशर सिंगल रूम की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पेशेंट के लिए ज़रूरत नहीं होती नेगेटिव प्रेशर सिंगल रूम की, लेकिन यहाँ पर होती है। और ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि एयरबोर्न के लिए हमारे पास नेगेटिव प्रेशर रूम की ज़रूरत होती है। द डोर टू द रूम मस्ट रिमेन क्लोज ऑल टाइम, हर वक्त वो जो आइसोलेशन रूम की जो डोर है वो क्लोज होनी चाहिए, बिकॉज एयर ट्रांसफ़र हो सकता है बिटवीन इन्वायरमेंट। पर्सन नॉट इम्यून टू वेरिसेला शुड नॉट एंटर द रूम, वो पेशेंट जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो, जो इजीली वेरिसेला वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है, तो उसको चाहिए कि वो एयरबोर्न वाले पेशेंट के रूम में ना जाए। अल्टरनेट केयर गिवर शुड बी असाइन्ड टू द पेशेंट, दूसरी तरीके इख्तियार करनी चाहिए कि वो पर्सन अंदर ना जा सके और उस पेशेंट से मिले भी, अगर वो मिलना चाहता हो, अगर कोई ज़रूरत हो तो फिर वो भी पूरा हो सके, लेकिन दूसरी तरीक़ों से उस पर्सन का अंदर जाना नहीं चाहिए। आगे हमारे पास है इफ ससेप्टेबल पर्सन मस्ट एंटर द रूम ऑफ द पेशेंट विद वेरिसेला इन आइसोलेशन मास्क शुड बी वॉर्न बट दिस मे नॉट बी कम्प्लीटली प्रोटेक्टिव। अगर बहुत मजबूरी है, अगर अंदर जाना ही जाना है, वीक इम्यून सिस्टम वाले पर्सन को उस पेशेंट के साथ मिलना ही मिलना है, तो फिर उसको चाहिए कि वो मास्क पहन ले, लेकिन ये मास्क ज़रूरी नहीं है कि वो उसका हिफाजत करे, यानी कि फिर भी वो इन्फेक्शन काज हो सकता है उसमें। पर्सन इम्यून्स टू दिस वायरस नॉट नीड टू वेयर अ मास्क, वो पर्सन जिसके इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और वैक्सीनेटेड हो तो वो उसको कोई ज़रूरत नहीं कि वो मास्क पहन ले। पुट ऑन गाउन को पहना, ग्लव्स बिफोर एंटरिंग द पेशेंट रूम, पेशेंट के रूम के अंदर जाने से पहले। एज पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिकॉशन अ मास्क एंड आई प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड फॉर द क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन 3 फीट विद अ कपिंग पेशेंट। तो आपने गाउन ग्लव्स के पहने हैं और इसके अलावा आई प्रोटेक्शन करनी है और विद इन 3 फीट के फासले पर रहने हैं अपने पेशेंट से जो पेशेंट बहुत कपिंग करता हो। रिमूव द गाउन एंड ग्लव जस्ट इनसाइड द रूम पेशेंट रूम एंड डिस्कार्ड विद इन द रूम। तो आपने गाउन एंड ग्लव्स को रिमूव करें और वहाँ पर रूम में छोड़ जाए। वॉश द हैंड थ्रोली आफ्टर द गाउन एंड ग्लव्स रिमूव, जब भी और गाउन और ग्लव्स को
रिमूव करें तो आप अपने हाथ तो उसके बाद ज़रूर अपने धोनी चाहिए। आगे हमारे पास है एयरबोर्न रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन आर यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द टीबी ट्यूबरकुलोसिस। तो एयरबोर्न रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन हम क्यों करते हैं? बिकॉज टू प्रिवेंट किया जाए स्प्रेड ऑफ द टीबी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है और ये टीबी को काज करता है, तो इससे बचने के लिए हम एयरबोर्न रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन करते हैं। एयरबोर्न ट्रांसमिशन अकर्स, ये कब होता है? एयरबोर्न हवा में जो डिजीज़ ट्रांसमिट होता है बाई डिसेमिनेशन ऑफ द एयरबोर्न ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ये किसकी वजह से? जो एयर में हमारे पास ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं, इन्फेक्शियस ड्रॉप्स होते हैं, टीनी पार्टिकल्स कॉन्टेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट रिमेन ससेप्टेबल इन द एयर फॉर द लॉन्ग पीरियड। और ये एयर में बहुत कई दिनों तक, कई महीनों तक ये हवा में उड़ सकते हैं और वहाँ पर प्रिजर्व रहते हैं और इन्फेक्शन को काज करने की एबिलिटी रखते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर जनरेटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से जनरेट होते हैं? इन्फेक्टेड पर्सन से बाहर आते हैं एयर में, जनरली बाई कपिंग के ज़रिए, स्नीजिंग और ट्रैकिंग या बातों के ज़रिए। बाई प्रोसीजर या किसी प्रोसीजर के भी जनरेट द सेक्रेशन, फॉर एग्जांपल सक्शनिंग और ब्रोंकोस्कोपी, जो एक दो प्रोसीजर है, तो इस दौरान भी ये ट्रांसमिशन, एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो सकता है बैक्टीरिया का। एंड मे बी इनहेल बाई ससेप्टेबल होस्ट, तो फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी ससेप्टेबल होस्ट से किसी भी रूट के अंदर दाखिल हो सकता है, वो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेगेटिव प्रेशर सिंगल रूम इज़ रिक्वायर। कब नेगेटिव प्रेशर सिंगल रूम की ज़रूरत होती है? नेगेटिव प्रेशर रूम वाला रूम वो होता है जहाँ पर एयर प्रेशर लो होता है कंपेयर टू बाहर इन्वायरमेंट। तो इस लो प्रेशर की वजह से बाहर का फ्रेश एयर अंदर आ जाता है और अंदर का कंटामिनेटेड एयर, पेशेंट वाला कंटामिनेटेड एयर बाहर जाता है। तो डोर टू द रूम मस्ट रिमेन क्लोज एट ऑल टाइम। तो रूम के जो डोर है वो हमेशा क्लोज रहनी चाहिए उस आइसोलेटेड रूम की। वॉश द हैंड थ्रोली और यूज अल्कोहल हैंड जेल बिफोर द एंटरिंग एंड आफ्टर एग्जिस्टिंग द रूम। तो आपने अपने हाथ भी धोने हैं या अल्कोहल हैंड जेल भी इस्तेमाल करने हैं अंदर, रूम के अंदर जाने से पहले या रूम से बाहर आने के बाद। यूज़ अ पावर एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर और PAPR और N95 रेस्पिरेटर विद इन द रूम। तो ये भी अपने साथ नोट कर ले इम्पॉर्टेंट MCQs के लिहाज से कि नेगेटिव प्रेशर और सिंगल रूम में हम पावर एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर और PAPR इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास हेलमेट, मोटरसाइकिल वाला हेलमेट वाला कैप जैसा होता है और ये पेशेंट को पहनाया जाता है ताकि वो पेशेंट को मज़ीद स्प्रेड होने से अपने आप को बचा सके। और N95 ये मास्क की तरह एक मास्क होता है और ये भी किसी भी इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से पेशेंट को बचाता है। विजिटर विल बी रिस्ट्रिक्टेड, विजिटर को कम से कम किया जाए और 2 डेजिग्नेटेड प्राइमरी केयर गिवर या 2 डेजिग्नेटेड प्राइमरी केयर गिवर को 2 पर्सन को इस तरह सेलेक्ट करनी चाहिए जो सिर्फ वो पेशेंट के लिए किसी भी काम, किसी भी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल हो। पेरेंट्स प्राइमरी केयर गिवर विल बी स्क्रीन फॉर द एविडेंस ऑफ द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो जब भी पेरेंट्स और प्राइमरी केयर गिवर अगर मिलने जाते हैं विजिटर जो होते हैं तो उसको पहले ही पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का स्क्रीनिंग करनी चाहिए कि उसे वो इन्फेक्शन है या नहीं है, यानी कि कंफर्मेशन करनी चाहिए उसकी। एंड विल बी आइसोलेटेड टू द रूम विद पेशेंट अंटिल द एवोल्यूशन इज़ कम्प्लीटेड। और जब तक ये एवोल्यूशन या टेस्ट कंप्लीट नहीं होते ये पेशेंट के साथ ही उसे प्रोसेस में रहेंगे। तो जो भी फैमिली मेम्बर या विजिटर बाहर से आता है तो उसका TB टेस्टिंग और TB स्क्रीनिंग का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो पेशेंट को और पेशेंट उस फैमिली मेम्बर को इन्फेक्ट ना कर सके। Patient may not leave the isolation room except for the essential test or the procedure that cannot be performed in the room। तो पेशेंट को चाहिए कि वो अपने रूम से बाहर ना आए, लेकिन अगर कोई टेस्ट और इम्पोर्टेंट प्रोसीजर करवाना हो तो फिर वो अपनी प्रोसीजर और टेस्ट के बाहर दूसरे रूम में जा सकता है। लेकिन इफ़ द पॉसिबल द पेशेंट वेयर आइसोलेशन मास्क देन आउट ऑफ द रूम। अगर पॉसिबल हो तो फिर वो अपने मास्क, फेस मास्क पहन ले या दूसरे जो N95 जो हमने पढ़ा वो मास्क पहन सकता है जब वो रूम से बाहर निकलता है। आगे हमारे पास ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि क्लीन हैंड्स, गाउन्स, N95 हमारे पास ये वाला आप देख सकते हैं मास्क की शक्ल में, और PAPR जो रिस्पायरेटरी जो प्रोटेक्टर है ये आप देख सकते हैं, और इसके अलावा ग्लव्स है। ये हमारे पास एयरबोर्न फर्स्ट कॉन्टैक्ट आइसोलेशन के बारे में एक डायग्राम है। आगे हमारे पास है
रिलेटिव आइसोल्यूशन टू द चेन ऑफ द इन्फेक्शन साइकिल। पेशेंट सिनेरियो का मतलब एक क्वेश्चन टाइप, एक एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे पास। एन एल्डरली पेशेंट हॉस्पिटलाइज विद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर काज बाय इकोलाई। एक एल्डर पेशेंट है और वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है किस डिजीज़ के साथ, एक डिजीज़ के साथ जो किसने काज किया है, इकोलाई ने। इकोलाई एक बैक्टीरिया है। तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन सा डिजीज़ है। वाज ऑन द बेड रेस्ट, वो बेड रेस्ट पर पड़ा है। एंड रिक्वायर्ड असिस्टेंट फॉर द एक्टिविटी ऑफ द डेली लिविंग, तो डेली लिविंग के लिए उसे असिस्टेंस केयर करने की ज़रूरत है। द पेशेंट हैड फ्रीक्वेंटली अनकंट्रोल्ड डायरिया स्टूल, तो ये इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से उसे अनकंट्रोल्ड डायरिया स्टूल है। एंड द नर्स प्रोवाइड द एक्सीलेंट केयर टू मेंटेन द क्लीनलीनेस एंड कंफर्ट। और अभी नर्स क्या करते हैं कि एक्सीलेंट केयर देता है, बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट को ट्रीट करता है। फॉलोइंग वन एपिसोड ऑफ द क्लीनलीनेस पेशेंट एंड चेंजिंग द बेड लाइनिंग, द नर्स इमीडिएटली वेंट टू द सेकंड पेशेंट। तो जब पेशेंट का जो बेड होता है उसका लाइनिन कपड़ा जो होता है उस स्टूल के साथ गंदा होता है। पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए जब बेड लाइनिन चेंज किया जाता है, नर्स बेड का जो चादर होता है वो चेंज करता है। तो उसके बाद क्या होता है, इमीडिएटली वेंट टू द सेकंड पेशेंट टू द प्रोवाइड केयर विद फॉलिक कैथेटर। तो फिर वो डायरेक्टली जब पेशेंट का बेड लाइनिन चेंज करता है तो डायरेक्टली दूसरे पेशेंट को जाता है और उसमें फॉलिक कैथेटर, एक कैथेटर है, जब यूरिन ब्लॉक होता है तो कैथेटर पास करता है। तब क्या होगा, द नर्स हैंड वर नॉट वॉश बिफोर द असिस्टिंग द सेकंड पेशेंट। तो नर्स ने क्या किया कि अपने हाथों को नहीं धोया बिफोर द सेकंड पेशेंट असिस्टेंट। तो फिर क्या चांसेस हो सकते हैं, इस इकोलाई बैक्टीरिया का ट्रांसफ़र होने के चांसेस हो सकते हैं उस डायरिया स्टूल की वजह से। चूँकि वो डायरिया स्टूल का पेशेंट था, बेड पर बेड लाइनिन पर वो स्टूल पड़ा होगा, उसने साफ किया होगा अपने हाथों से। लेकिन जब दूसरे पेशेंट को कैथेटर पास करने के लिए नर्स गया तो उसने अपने हाथ नहीं धोए, तो फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र हो सकता है अगर उसने ग्लव्स भी ना पहने हो। तो ये हमारे पास पेशेंट सिनेरियो हो, आपने अपने साथ नोट कर ले। ओके जी, इन्फेक्शन एजेंट हमारे पास कौन सा है, इसमें इकोलाई है। रिजर्वायर कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन में इकोलाई रहता है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन फॉर्म ऑफ द ग्रेटर पार्ट ऑफ द नॉर्मल इंटेस्टाइन फ्लोरा। पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट क्या है, इकोलाई एग्जैक्टेड बॉडी इन द फीसिस, स्टूल में बाहर आ जाता है और बेड में स्टूल की शक्ल में बेड पर पड़ा होता है इकोलाई। मूड ऑफ द ट्रांसमिशन, अब ये इकोलाई किस तरह ट्रांसफ़र हो सकता है दूसरे पेशेंट में। द नर्स रिमूव द कंटेमिनेटेड लाइनिन फ्रॉम द बेड। नर्स ने क्या किया कि वो कंटेमिनेटेड डायरिया कंटेनिंग स्टूल वाला जो लाइनिन था उसको रिमूव किया ताकि वो इकोलाई ट्रांसफ़र ना हो जाए दूसरे पेशेंट में। अभी ये स्टेप तो अच्छा किया, लेकिन दूसरा स्टेप, द इकोलाई ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेटेड द हैंड ऑफ द नर्स। नर्स के हैंड को कंटेमिनेटेड किया उस इकोलाई ने, यानी कि उस डायरिया से ट्रांसफ़र हुआ नर्स के हैंड पर। और हु देन प्रोवाइडेड द मॉर्निंग केयर टू द अनदर पेशेंट। और फिर जब नर्स ने दूसरे पेशेंट में कैथेटर को पास किया तो उसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो जाती है दूसरे पेशेंट में। पोर्टल ऑफ द एंट्री, अभी ये इकोलाई जो नर्स के ज़रिए हैंड के ज़रिए अभी दूसरे पेशेंट में किस तरह जाएगा, जब द सेकंड पेशेंट रिसीविंग केयर हैड अ पॉलीकैथेटर, जब दूसरे पेशेंट को पॉलीकैथेटर की ज़रूरत थी, द नर्स मैनिपुलेटेड द ट्यूबिंग अटैच टू द कैथेटर, तो ट्यूब कैथेटर के साथ अटैच किया। द इकोलाई ऑर्गेनिज्म ऑन द नर्स हैंड कंटेमिनेटेड द कैथेटर ट्यूबिंग। तो इस नर्स हैंड की वजह से इकोलाई ट्रांसफ़र हुए कहाँ पर, कैथेटर ट्यूबिंग में। एंड ascending to the patient meatus and then into the urinary bladder, फिर पेशेंट मेडस से यूरिनरी ब्लैडर में अंदर ये इकोलाई दाखिल होती है। तो ये किस वजह से, नर्स हैंड की वजह से। और नर्स ने क्या किया था कि बेड लाइनिन को चेंज किया था और फिर अपने हाथों को वॉश नहीं किया था। अभी इस सारे चेन ऑफ द साइकिल में ससेप्टेबल होस्ट कौन होगा, द सेकंड पेशेंट विद अ फॉलिक कैथेटर। वही सेकंड पेशेंट पॉली कैथेटर वाला पेशेंट हमारे पास ससेप्टेबल होस्ट है, यानी कि उसमें ये डिजीज़ अभी ट्रांसफ़र होगा। द पेशेंट वाज एल्डरली, हैड अ क्रॉनिक इलनेस, उसको क्रॉनिक इलनेस था। नेसेसरी इन द कंप्लीट बेड रेस्ट उसको सजेस्ट किया गया था। द फॉलिक कैथेटर कंटेमिनेटेड बाय द इकोलाई, फॉलिक कैथेटर कहाँ से कंटेमिनेटेड हुआ, पेशेंट नर्स के हैंड से। और नर्स हैंड किस चीज़ से कंटेमिनेटेड थी, इकोलाई ऑर्गेनिज्म से। प्रोवाइडेड डायरेक्ट रूट इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, और यही इकोलाई फिर यूरिनरी ब्लैडर में डायरेक्ट जाता है। तो ये हमारे पास कंप्लीट चेन ऑफ द इन्फेक्शन का साइकिल का एक पेशेंट सिनेरियो था, एक क्वेश्चन टाइप था। आगे हमारे पास दूसरा पेशेंट सिनेरियो आता है। सेकंड सिनेरियो है हमारे पास ब्रेकिंग द चेन ऑफ द इन्फेक्शन। पेशेंट सिनेरियो हमारे पास क्या है,
A patient assigned for the morning care has an open wound on her left lower leg. एक फीमेल है हमारे पास और उसका लेफ्ट लोअर लेग पर एक वॉन्ड, एक जख्म है, ओपन वॉन्ड है, जिससे क्या होता है, द वॉन्ड इज ड्रेनेज, उससे एक ड्रेनेज पस निकलता है। व्हेन लास्ट कल्चर द माइक्रोऑर्गेनिज्म MRS वाज आइडेंटिफाइड, तो जब टेस्ट किया तो MRSA ये हमारे पास एक डिजीज़ है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होता है। तो उस टेस्ट होने के बाद पता चला कि ऐसी MRSA इन्फेक्शन है। तो इन प्रिपरेशन ऑफ द बेड मेकिंग, जब बेड मेकिंग के दौरान यानी कि जब उसे बेड तैयार किया जाता है, हैंड ऑफ द नर्स वर वॉश्ड, तो नर्स के हैंड क्या थे, वॉश की गई थे। क्लीन द लाइनिंग, बिल्कुल साफ़ सुथरा लाइनिंग था। एंड अ बैग फॉर द सॉलिड लाइनिंग वर गैदर्ड, सॉइल लाइनिंग का मतलब है वो गंदा लाइनिंग जिस पर वो ड्रेनेज लगा हुआ था। तो उस लाइनिंग को क्या किया, एक बैग में डाला फ्रॉम द लाइनिंग रूम एंड प्लेस ऑन द पेशेंट क्लीन एंड बेड असाइड स्टैंड, तो एक साइड पर वो गंदा लाइनिंग सॉइल लाइनिंग को एक साइड पर कर दिया। तो एक पेशेंट सिनेरियो था। तो मतलब ये आपको इस तरह का प्रोसीजर करना चाहिए अगर कोई पेशेंट इस तरह का आ जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे इसके लिए, टू रिमूव द सॉइल लाइनिंग फ्रॉम द बेड फॉलोइंग प्रोसीजर वाज फॉलोड। तो जब सॉइल लाइनिंग, वो जो कंटेमिनेटेड लाइनिंग था, उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए, तो जब हम सॉलिड लाइनिंग को इकट्ठा करते हैं तो हैंड वॉश, उसके बाद हम हैंड वॉशिंग करते हैं। ग्लव्स वन, ग्लव्स को पहना जाता है। ईच साइड ऑफ द सॉलिड लाइनिंग इन फोल्डेड टुवर्ड द मिडल ऑफ द बेड, मिडल ऑफ द बेड पर साइड पर रखा जाता है। सॉलिड लाइनिंग हेल्ड अवे फ्रॉम द नर्स क्लीन यूनिफॉर्म, तो नर्स का जो यूनिफॉर्म, जो नर्स ने यूनिफॉर्म पहना होता है उससे दूर रखना चाहिए। सॉलिड लाइन प्लेस इन द लाइनिंग बैग फॉर द लेटर डिस्कार्ड, तो बाद में उसे फेंकना चाहिए। एक ख़ास बैग, उसका एक लाइनिंग बैग होता है तो उसमें फेंकना चाहिए। प्रोटेक्टिव ग्लव्स रिमूव्ड, तो प्रोटेक्टिव ग्लव्स भी आपको फिर बाद में रिमूव करने होते हैं। एंड हैंड वॉश, और दोबारा हैंड आपने वॉशिंग करनी है। तो ये हमारे पास प्रोसीजर था सॉइल लाइनिंग को हटाने के लिए। आगे हमारे पास है लास्ट स्लाइड और उसके बाद हमारे पास स्लाइड ख़त्म है। इन्फेक्शन एजेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास MRSA ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था। रिजर्वायर कौन था, पेशेंट इन्फेक्टेड वोंड, जो ज़ख़म था उसमें वो MRSA इन्फेक्शन वाले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे। पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट क्या थे, ड्रेनेज फ्रॉम द ओपन वोंड, जो बाहर जो पस निकला हुआ था वो हमारे पास पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट था। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका क्या था, हैंड ऑफ द नर्स बाय द इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर नर्स के हैंड प्रॉपरली वॉश ना की गई हो तो वो ज़रिया बन सकता था मोड ऑफ द ट्रांसमिशन का। और ब्रेक इन द चेन हम किस तरह कर सकते हैं, नर्स यूज टू प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक, जो रिकमेंड PNC से जो रिकमेंडेड या अमेरिका ANA से जो रिकमेंडेड वॉशिंग हैंड का जो टेक्निक है तो वो इस टेक्निक यूज़ करना चाहिए। वॉन द प्रोटेक्टिव ग्लव्स, जो प्रोटेक्टिव ग्लव्स है वो अपने पहनने चाहिए। प्रॉपरली हैंडल द लाइनिंग को प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। प्रॉपर द हैंड वॉशिंग ग्लव्स एंड द हैंडलिंग ऑफ द लाइनिंग, फिर वही बात दोबारा दोहराई जा रही है कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए और प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द लाइनिंग। आपको पता हो कि किस तरह सॉइल जो गंदा कंटेमिनेटेड लाइनिंग होता है उसको किस तरह ट्रीट किया जाता है, तो आपको पूरा तरीका पता हो। तो ये हमारे पास ब्रेकिंग द चेन ऑफ द इन्फेक्शन, इस तरह हम चेन ऑफ द इन्फेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट स्लाइड। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर करना। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में MCQs के साथ हाजिर होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।